सुप्रभात। कैसे हो 11th क्लास? सभी अच्छे ही है ना? और अब तो अपना स्कूल खुलने वाला है तो हम बहुत अच्छे होने वाले हैं। घर बैठे बोर हो गए हैं, कंटिन्यू घर ही घर रह रहे हैं, तो स्कूल खुलेगा तो अपनी अपनी फैकल्टी का जो अपने अंदर जुनून है ना, कोई 10th पास कर दिया, अब मेरे को कॉमर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, ये अपनी रुचि है, तो उस फैकल्टी में अपन आकर बैठेंगे और अपने नए सब्जेक्ट क्या है पढ़ेंगे। वैसे तो पढ़ाई कंटिन्यू स्टार्ट है अपनी, पर एक क्लास में क्लास लेना क्या है, स्कूल आकर, है ना, वो ज़्यादा बेटर करता है, अच्छा लगता है टीचर्स को भी और बच्चों को भी, है ना। तो अपना चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था शेखर जोशी का गलता लोहा। सर्वप्रथम अपने जो राइटर है शेखर जोशी, इनका अपन ने परिचय देखा ना। उसके बाद में इनका जन्म 1932 में, अर्थात ये स्वतंत्रता आंदोलन का जो समय था, भारत देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय के कवि लेखक है, राइटर है आपके। तो इन्होंने जो समाज में जिया, जो समाज की परिस्थितियां देखी, जो जातिगत अंतरभेद देखे थे, वो अपनी रचनाओं के माध्यम से उकेरा गया है। आईना बात ध्यान में, अपना चैप्टर है गलता लोहा, ठीक है ना। इसमें प्रमुख पात्र कौन है? एक तो मोहन है जो कि ब्राह्मण परिवार से है, दूसरा कौन है? धनराम। हालांकि उस विद्यालय में या इस चैप्टर में और भी बालक पढ़ते थे, गांव के विद्यालय का यहाँ वर्णन पढ़ेंगे। ये ब्राह्मण जाति का है और ये लोहार जाति का है, लोहे का काम इसके पिताजी करते हैं और मोहन के पिताजी पुरोगाई का कार्य करते हैं। आईना बात ध्यान में। तीसरे जो पात्र है मास्टर कौन? त्रिलोकसिंह। ये इनके क्या है? विद्यालय के मास्टर जी है। अब की तरह बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के मास्टर जी पहले नहीं हुआ करते थे। ये जो गांव का प्राथमिक विद्यालय है, इसमें एक ही मास्टर जी थे, वो कौन थे? मास्टर त्रिलोकसिंह है, ठीक है ना। अब देखिए, ये निम्न जाति का बालक है, ये क्या है? ब्राह्मण जाति का। तो उस समय जातिगत अंतरभेद बहुत ज्यादा था, जो कि अब एकदम से लुप्त हो गया है, समाप्त कर दिया गया है। एक तो सबने शिक्षा ग्रहण कर ली है, इस वजह से जनता जागरूक हो गई है और अच्छा वातावरण हो रहा है। इसीलिए पहले ये सब चीजें ज्यादा झेलनी पड़ती थी। तो मोहन जो है वो कुशाग्र बुद्धि वाला मेधावी छात्र था और मास्टर साहब ने उसको क्या है, पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। पढ़ा था ना अपन ने ये। धनराम जो है लोहार जाति का क्या है? बालक है, निम्न जाति का है और पढ़ाई में भी क्या है? डफर है। कोई भी चीज इसको याद करने के लिए दी जाए तो वो ठीक प्रकार से याद नहीं कर पाता है, घर पे भी काम करना पड़ता है। इसीलिए एक मास्टर साहब का नियम था कि किसी बच्चे को कुछ याद ना हो या कोई बच्चा कुछ गलती करता है तो उसी से बेंत का चुनाव करवाया करते थे। अब तो कहाँ बेंत, क्या डांट भी नहीं लगाते हैं आपको ना, डंडे से पिटाई हुआ करती थी उस समय। तो जो डंडा चुनना था वो बालक स्वयं क्या है, पेड़ की लकड़ी तोड़कर लाता और उसी से उसकी क्या है, पिटाई हुआ करती थी। ऐसा निर्णय, ऐसी स्वतंत्रता जो विद्यार्थी होता था उसको मास्टर साहब क्या है, देते थे कि तुम जाओ, तेरे को कौन सी डंडी अच्छी लग रही है वही तोड़कर लाओ, उसी से मैं तेरी क्या है, पिटाई करूंगा। दूसरा, सारा कार्यभार मोहन को दे रखा था, वंदना करवाने का, बच्चों से सुनने का। अब नहीं सुनते हैं तो बच्चों को सजा भी, उठक बैठक लगवानी है, बेंत मारनी है, ये सारे काम भी मोहन के माध्यम से ही होते थे। धनराम मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था, क्योंकि शुरू से ही मन में ऐसी भावनाएं भर दी जाती है, निम्न जाति वर्ग है, उच्च जाति वर्ग है, ऐसे, तो उसको हमेशा ही कभी मोहन से कभी कभार जैसे इसको डांट नहीं पड़ती है, धनराम को सबसे ज्यादा पड़ती है। ईर्ष्या हुई पर वो भी लुप्त होगी, कभी नहीं हुई, क्योंकि धनराम ने मोहन को अपना प्रतिद्वंदी कभी समझा ही नहीं था। सबको यही लगता था, मास्टर साहब बार बार क्या कहते थे कि मोहन मेधावी छात्र है, विद्यालय का, मास्टर का और अपने परिवार का और गांव का नाम रोशन करेगा, पढ़ लिख कर एक ऊंचा व्यक्ति बनेगा। आ रही है ना बात ध्यान में। कल जो चैप्टर रीड किया था उससे जस्ट आगे अपन चलते हैं। देखो, मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोकसिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान क्या है, सही निकलता कि कोई भी बालक, जो विद्यार्थी थे, किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे पाते तो सीधा मास्टर साहब कहाँ दौड़ पड़ते
पढ़ते, मोहन को पूछते और उनका अनुमान भी सही होता, क्योंकि मोहन उनके उत्तर को क्या है ठीक प्रकार से देता था। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, तब वे उस किसी बालक को दंड देने का भार भी मोहन पर ही डाल देते। बात आई ना समझ में? जब क्लास का मेधावी छात्र है, किसी को पूछा जाए उसको नहीं आए और जिसको पूछा था मोहन ने उसका उत्तर दिया है, तो उसकी सजा का भार भी किस पे दिया गया? मोहन को, कि मोहन ही भले वो धनराम है या कक्षा का अन्य बालक है, उसको डांट लगानी है, उसे उठक बैठक निकलवानी है, डंडा मारना है, वो सारे काम मोहन के माध्यम से ही करवाते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक, ये आदेश वे क्या है देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोकसिंह मास्टर से के आगे वह अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत क्या है खाए थे, कि जो अन्य बालक थे उसी की भांति धनराम भी था जिसने अपने सहपाठी मोहन के हाथों से बेंत क्या है खाए थे, क्योंकि उसे याद नहीं होता था और याद नहीं होता था तो डांट पड़ती थी और उस डांट से काम नहीं चलता था, बेंत क्या है खानी पड़ती थी, उठक बैठक लगानी पड़ती थी। फिर देखो मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह के भाव, आदर का भाव क्या है रखता था। इसका एक कारण शायद ये था कि बचपन से ही ये बात बैठा दी गई कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी समझा ही नहीं था। बात आई ना? प्रतिद्वंदी किसके लिए आता है? विपक्षी के लिए, है ना? भाई क्लास में 2 बच्चे होशियार है तो वो प्रतिद्वंदी समझेगा, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई में होशियार होने वाली से बड़ी बात बच्चों में ये बिठा दी जाती है कि जातिगत अंतर्भेद कितना है, उसी वजह से किसको महत्वपूर्ण भाव मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, किसी को श्रेष्ठ पद मिलता है, मॉनिटर बना दिया गया, किसी बालक को तुच्छ समझा जाता है। ऐसे भाव बच्चों के मन में विकसित हो गए थे, इसीलिए धनराम कभी भी मोहन को अपना विपक्षी विरोधी की नजरों से कभी भी नहीं देखता था। आई क्या बात ध्यान में बेटा? अब अपने ऐसा नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ये तो ध्यान ही अपन को। फिर देखिए प्रतिद्वंदी नहीं समझा बल्कि इसे मोहन का अधिकारी समझता रहा। 2020 में त्रिलोकसिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का और उनका नाम क्या है ऊंचा करेगा, ऐसे भाव क्या है विकसित कर दिए गए। धनराम के लिए किसी और की तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल जा पाया था, क्योंकि पहले शिक्षा का विकास इतना ज्यादा नहीं था, है ना? किसी भी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके सब अपना भरण पोषण करते थे। इसी कारण धनराम जो था वो क्या है तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया था। पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पिताजी लोहारगिरी का कार्य करते थे और धनराम भी जैसे ही बड़ा हुआ तो उसको भी उसी कार्य में झोंक दिया गया, सिखा दिया गया। स्कूल का मुंह देख पाया था त्रिलोकसिंह कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा 13 का पहाड़ा सुना। अब धनराम की क्या समस्या थी, उसने जी तोड़ मेहनत करके जैसे तैसे करके 12 तक तो टेबल क्या है याद कर ली थी, लेकिन 13 का पहाड़ा उसे याद होना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था और इस कारण उसने बहुत बार बेंत भी खाए हैं। लेकिन आज जो मास्टर साहब है उनका गुस्सा क्या है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जैसे ही उनकी नजर धनराम पर पड़ी तो उन्होंने पूछ लिया कि धनवा 13 का पहाड़ा सुना। अब वो तो कांपने लग गया बेचारा, क्योंकि उसे पता था कि 13 का पहाड़ा उसे याद नहीं है और बेंत उसे खानी पड़ेगी। 13 का पहाड़ा तो उसने 12 तक पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद किया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटाक 1 सेंटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई हुई है, मास्टर साहब के लिए आया है, ठीक है ना? संटी किसके लिए आया है? पतली डंडी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि मार खाने के लिए डंडी का चुनाव, लकड़ी का चुनाव भी इन्हीं बातों से ही मास्टर साहब करवाते थे कि खुद जाओ और बेंत तोड़ के लाओ और फिर आपकी पिटाई शुरू हो। बात आई ना ध्यान में? पतली डंडी या छड़ी। संटी आई ना बात समझ में क्या होती है? अब आप देख सकते हो आगे क्या लिखा है। सटाक 1 सेंटी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई, वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश
दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरा का पहाड़ा क्या है याद करवाता हूँ। वही आदतन गुरुजी की जो आदत थी, जो मास्टर साहब की आदत थी कि तुम स्वयं जाओ और डंडी तोड़ कर लाओ ताकि मैं तुझे तेरा का पहाड़ा याद करवाऊं। त्रिलोकसिंह मास्टर का ये सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार का चुनाव करना पड़ता था, अर्थात हथियार स्वयं को लाना पड़ता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करते जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहे हैं। जब बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, बच्चों पे ये डाल दिया गया है कि संटी तुझे ही तोड़कर लाना है, डंडी या जो छड़ी है वो तुम्हें स्वयं तोड़कर लाना है। तो वो पतली लाते हैं तो मास्टर साहब से और ज्यादा डांट पड़ती है, इसीलिए वो इस प्रकार की छड़ी का चुनाव करते हैं जैसे कि उन्हें मार नहीं पड़ने वाली है, किसी विरोधी को पड़ने वाली है। इतने बच्चे मजबूर हो जाते हैं। फिर देखिए धनराम की मंदबुद्धि रही या मन में बैठा हुआ डर, पूरे दिन गोटा लगाने पर भी उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं हुआ। अपने साथ भी ऐसा होता है ना, कभी खोपिया हो जाता है ना, कि कोई चीज अपन ने कि मुझे नहीं आ रही है, फिर अपन उसको प्रेशर ले लेते हैं, माइंड में इतना ले लेते हैं कि वो उसका इजी वे जो है, सरल तरीके से जो याद करने के भाव है उसको तो भूल जाते हैं और एक मन में वो बस दौड़ लगती रहती है, दिमाग खराब रहता है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा। जब तक कोई हमें सही दिशा देने वाला, उसका सरल रूप बताने वाला व्यक्ति नहीं होता है, तब तक हमें वो चीज याद नहीं होती। और बेचारे धनराम के साथ भी ऐसी स्थिति थी कि उसके मन में इतना डर बैठ गया था मास्टर जी का और तेरे के पहाड़े का, दोनों का ही, कि एक तो वो डांट लगाएंगे, डांट से काम कहाँ चलने वाला था, मार पड़ेगी, और दूसरा क्या था, एक तेरा का पहाड़ा इतना कठिन हो गया, इतना पहाड़ हो गया कि वो उसे याद नहीं हो रहा है। फिर देखो छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर क्या है लड़खड़ा गया, नहीं याद हुआ बेचारे को। फिर देखिए लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोकसिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक क्या है लगा दी कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। बात आई क्या ध्यान में, क्या भरा है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। बात आई ना ध्यान में, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये लोहार जाति का बालक था, इसके पिताजी लोहारगिरी का कार्य करते थे, इसीलिए इनका कहना था जो भाई ब्राह्मण जाति का पुत्र है, इनके पिताजी पुरोहिताई का काम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करवाने का कार्य क्या है करते हैं। बात आई ना ध्यान में, और धार्मिक कार्य कराएंगे उनको, उन्होंने क्या है धार्मिक कार्य कराना। संस्कृत पड़ी रहती है क्योंकि इनको मंत्रों का जाप करना पड़ता है, ये कि हवन करवाते हैं, और उनको लोहार का काम करना है। तो उनका ये मानना था कि जिस घर में पहले से ही थोड़ी पढ़ाई लिखाई है तो वो बच्चा क्या है अच्छा होगा, और जहाँ लोहारगिरी का कार्य हो रहा है तो बच्चा भी वैसा ही सीखेगा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, वहां विद्या का ताप कैसे लगेगा। फिर देखिए अपने थैले में से 5-6 दंतारियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए दे दी। दंतारियां क्या होती है, घास काटने का औजार। बात आई ना ध्यान में, घास काटने का औजार, ठीक है। तो फिर देखिए उन्होंने उसको क्या है 5-6 दंतारियां दे दी कि इसके क्या है धार लगा के लानी है। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं था। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे दोगनी फूंकने का या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। बात आई के ध्यान में, किताबों का ताप लगाने का अर्थात और ज्यादा शिक्षा ग्रहण करवाने का सामर्थ्य किसमें नहीं था, धनराम के पिताजी में। बात आई ना ध्यान में कि धनराम के पिताजी का इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो क्या करे बताओ, इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने बच्चे को और ज्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण क्या है करवा पाए। बात आई क्या ध्यान में। फिर देखिए कहाँ तक पढ़ा अपन ने, त्रिलोकसिंह है हाँ विद्या कामों में हाँ, लेकिन फिर उन्होंने अपना जो कार्यभार था वो किसको सिखाना शुरू कर दिया, धनराम को। फिर देखो दोगनी फूंकने या सान लगाने के कामों में अर्थात लोहारगिरी का कार्य उसको क्या है धीरे धीरे सिखाना शुरू कर दिया।
इसके साथ साथ फिर धीरे धीरे हथौड़े को लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। गंगाराम कौन है? कौन है बेटा बताओ? धनराम के पिताजी। ठीक है ना कि गंगाराम कौन है? धनराम के पिताजी। जैसे ही उसे विद्यालय से शिक्षा से वंचित किया गया, लोहारगिरी का कार्य सिखाना शुरू किया, तो उस समय उसको हथौड़ा चलाना सिखा रहे थे इसके पिताजी कि यहाँ पर कितना है कि यहाँ त्रुटि करता है तो पिताजी बिना पूछे मार देते, बेंच का चुनाव नहीं करने का अवसर देते। और स्कूल में मास्टर जी क्या करते थे? बेंच इन्हें स्वयं चुनने के लिए देते थे। तो इस प्रकार धनराम क्या है? लोहारगिरी का कार्य सीख गया, पढ़ाई का क्या उसका छूट गया था। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इनकी पिताजी की विरासत क्या थी? लोहारगिरी का कार्य करना। बात आई ना ध्यान में? और पास पड़ोस के गांव वालों को याद ही नहीं रहा कि कब गंगाराम के ऑफर का धनराम का ऑफर कहने लगे। ऑफर मतलब जो कार्य करने का स्थान था ना, उसकी बात आ रहा है कि अब तक तो लोहारगिरी का कार्य गांव वालों के लिए कौन करता था? गंगाराम। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में गंगाराम का स्थान किसने ग्रहण कर लिया? धनराम ने। बात आई ना ध्यान में? प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोताई करने वाले, पुरोताई क्या है? धार्मिक कार्य करने वाले, पुरोताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला क्या है? और बढ़ गया है। ये धनराम के पिताजी गंगाराम है और मोहन के पिताजी क्या है? वंशीधर है। बात आई ना ध्यान में? तो इनका कोई भी किसी को देख लो, स्वयं पे लेके देखो कि एक बार नंबर अच्छे आते हैं, अपन कड़ी मेहनत करते हैं तो घर वालों का भी उत्साहवर्धन होता है, स्वयं का भी होता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए सब लोग प्रेरित करते हैं, हमें एक उम्मीद दिखाई देती है कि बच्चा आगे जाकर क्या है? अच्छा स्टैंड कर लेगा। तो उसी बात में वंशीधर जी के साथ भी ऐसा हुआ कि जैसे प्राइमरी स्कूल क्या है, मोहन ने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, छात्रवृत्ति ली, तो पिताजी का साहस से उत्साह और बढ़ गया और साधारण हैसियत होने पर भी उन्हें आगे की शिक्षा क्या है? दिलवाने का निर्णय लिया कि वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। बात आई ना ध्यान में? कि जो पुरोताई का कार्य था वो इतना अच्छा नहीं था। वे यजमान जो भी उनको दान दक्षिणा देते थे तब जाके उनके परिवार का और स्वयं का भरण पोषण होता है। इनका मानना था कि अगर मोहन अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है तो इसका जीवन और परिवार का जीवन क्या है? सफल हो जाएगा। तो 11th क्लास आज का जो चैप्टर है अपन ने थोड़ा रीड किया है, शेखर जोशी का गलता लोहा। थोड़ा लास्ट वीडियो में रीड किया था तो मैं मानती हूँ आप उतना क्या है? पढ़ोगे, पढ़ लिया होगा, मैंने आपको कहा है। उसके बाद में जो आज का है, बात आ गई ना ध्यान में? आगे का चैप्टर रीड किया मैंने, शब्दार्थ आपको बताए हैं, हर पैराग्राफ आपको समझाया है ताकि आपकी व्याख्या ठीक प्रकार से हो जाए और निबंधात्मक क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से आंसर वहां कर पाओ। तो इतना चैप्टर रीड करना, आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।